इस कहानी की शुरुआत होते ही हमें दो बच्चों को शीशे के पास खेलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि शीशे के दूसरी तरफ से कुछ अजीब से दिखने वाले लोग गुजर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये एक ऐसा वक्त है जब दुनिया में ज़ोंबी वायरस फैल गया है और ये दोनों भाई बहन पिछले 6 साल से इस बंगले में इस तरह से रह रहे हैं। हालांकि ये दोनों बच्चे जिन खतरों का सामना यहाँ करते हैं वो वाकई में खौफनाक हैं। इसके बाद हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल अपनी गाड़ी लेकर इस घर के बाहर आता है। अब इनमें जो छोटा लड़का जिम होता है वो अपने खिलौने वाली गन लेकर बाहर आया। वो जिम से उसके पेरेंट्स के बारे में पता करता है, लेकिन जिम इस बारे में उसे कोई जवाब नहीं देता। खैर अब रात हो जाती है और जिम अपने घर के सभी खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर देता है और रात में हम इनके घर के बाहर खड़े हुए कुछ खतरनाक ज़ोंबीज़ को देख पाते हैं। खैर अब किसी तरह से ये रात तो बीत जाती है और सुबह में जिम अपनी उस बंदूक की मैगजीन को फिर से लोड करने लगा, जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये बंदूक कोई खिलौना नहीं है। खैर अब इसके बाद ये दोनों भाई बहन बाहर खेलने निकल आए, लेकिन तभी वो कपल जो कि कल यहाँ आए थे वो एक बार फिर से यहाँ आ गए और इस बार स्ट्रिक्टली उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। हालांकि जिम उनसे झूठ बोलता है कि वो मार्केट में सामान लेने गए हैं, लेकिन ये दो बड़े लोग थे, इन्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान तो नहीं था। जो औरत थी वो हंसते हुए कहती है कि अच्छा तो ठीक है, फिर टाउन यहाँ से काफी दूरी पर है और हम यहाँ तब तक तुम्हारे घर में रुक जाते हैं और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स के आने तक हम तुम्हें यहाँ पर सेफ रखेंगे। लेकिन जब इन दोनों ने जाकर फ्रिज में भरा हुआ सारा राशन और बाकी भी सारी सप्लाई की चीजें देखी, ये देखकर ये फैसला कर लेते हैं कि अब तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। इनमें से जो आदमी होता है वो कहता है कि मैं बाहर जाकर गाड़ी छिपा देता हूँ और ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग भी किसी से डर के मारे भागे हों। खैर अब रात होने पर जिम उनकी बातें चुपचाप सुनने लगा और उनकी बातों से साफ पता लग रहा था कि अब वो इस जगह से टलने नहीं वाले, उन्हें ये जगह पसंद आ गई है। इसलिए जिम अपनी छोटी बहन को एक सेफ रूम में ले जाकर उसे छिपा देता है और इसी तरह से ये दोनों भाई बहन अपने आप को छिपाकर सरवाइव करा रहे थे। खैर अब सुबह होने पर जैक नाश्ता तैयार करके बैठा था। यहाँ पर जैक जिम से कहता है कि देखो यार, ये जगह मुझे पसंद आ गई है, तो प्लीज तुम मुझे यहीं पर रहने दो। जिम धीरे से अपने कुत्ते से पूछता है क्या अब वक्त हो गया है। उसका कुत्ता उसके पास आकर धीरे से सर हिला देता है, जिसके बाद जिम अपनी बहन को उठाकर सेफ रूम में छिपा देता है और नीचे वो कपल मजा कर रहे थे। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इसके बाद लड़की बाथरूम जाने के लिए उठी, तभी उसने गिलास के बाहर कुछ अजीब से इंसानों को खड़े हुए देखा और ये देखकर उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी, ये सोचकर कि अब वो अंदर नहीं देख पाएंगे। लेकिन तभी कमरे का एक दरवाजा पीछे से खुलता है। अब जैक को गड़बड़ लगने पर वो जल्दी से अपनी बंदूक लेकर आ जाता है और जो वो सामने देखता है उसकी रूह कांप जाती है। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी, जिसके बाद उस लड़के पर भी किसी ने हमला करके खत्म कर दिया और इनकी कहानी यहीं एंड। अगली सुबह जिम और उसकी बहन हर रोज की तरह बाहर खेल रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यानी कि ये उनके लिए पहली बार नहीं था कि किसी इंसान ने उनके घर में घुसने की कोशिश की है। इसके बाद हम एक बड़े बालों वाले आदमी को देख पाते हैं जो कि बर्फ में बिछे हुए कुछ ट्रैप्स को देख रहा था और वो उनका पीछा करते हुए उस बंगले तक पहुंच जाता है। तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ गई। इससे पहले वो आदमी कुछ समझ पाता तभी उसके गले पर कुछ आकर लगता है। दरअसल उसे बेहोशी की सुई लगा दी थी और ये कारनामा इन्हीं दो नमूनों का था। जब उस आदमी को होश आता है तो जिम उस पर अपनी बंदूक ताने हुए खड़ा था और वो आदमी बताता है कि मेरा नाम अदान है, मैं स्पेशल फोर्स का एक सैनिक हूँ जो कि अपनी वाइफ को ढूंढते हुए उत्तर की तरफ जा रहा हूँ। जिम थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे ये आदमी अलग लगता है, क्योंकि अदान ने न उनसे खाना और न कोई दवाई मांगी, इसलिए वो अपनी गन वापस मांगता है। लेकिन जिम ने उससे शर्त रखी कि ठीक है, लेकिन अगर तुम हमारे बंगले में बिजली चालू कर दो मैं तुम्हें तुम्हारी गन वापस कर दूंगा। जिस पर अदान उससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं, जिस पर जिम इस बार झूठ नहीं बोलता। वो कहता है कि मेरे फादर एक साइंटिस्ट थे जो कि काफी वक्त से लापता हैं और मेरी माँ एक खुफिया एजेंसी की एजेंट जो कुछ दिन पहले एक मिशन पर गई थी। तभी यहाँ पर एक ज़ोंबी चलता हुआ आ जाता है, जिसे देखकर अदान एक सेकंड की भी देरी नहीं करता। वो एक रोड लेकर बाहर चला जाता है और ज़ोंबी को खत्म कर दिया। लेकिन अदान जब खून से सना हुआ वापस लौटा तो जिम उस पर चिल्लाता है कि ये क्या किया तुमने, इसे मार क्यों दिया, ये ग्लास बुलेट प्रूफ हैं, यहाँ कितने भी ज़ोंबी क्यों ना आ जाएं ये शीशे नहीं तोड़ सकते। और अदान को इन दोनों भाई बहन की ये बात सुनकर इन पर ख्याल आ जाता है, जिसके बाद वो खुद ही ट्रेडमिल पर चढ़कर हाथों से बिजली बनाने का फैसला करता है। वो पूरी रात इस पर इतना दौड़ता है कि बुरी तरह से थक गया। जिसके बाद जिम की बहन उसके पास आ जाती है और चारों तरफ घूमकर उससे कहती है थोड़ा नहा लो, बड़ी बदबू आ रही है तुमसे। जिसके बाद अदान बाथरूम जाकर
जल्दी से नहा लेता है। और अब यहाँ पर जिम की बहन की अदान से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। वहीं जिम घर से बाहर टहलने के लिए निकला हुआ था, क्योंकि वो और उसकी बहन अपने आसपास बिछाए ट्रैप की हर रोज जांच किया करते थे। यही उनका जिंदा रहने का तरीका था। और इस बार भी एक फड़फड़ाता हुआ ज़ोंबी इनके जाल में फंस गया था। वहीं दूसरी तरफ आदान नाश्ता करके उस जगह पर पहुंच जाता है जहां जिम की मोम काम किया करती थी। टेबल पर कुछ तस्वीरें और एक कार की चाबी थी। वो चाबी को लेकर जल्दी से कार में पहुंचा, लेकिन अफसोस गाड़ी खराब पड़ी थी। तभी एक कमरा उसकी नजर में आया। उसे लगा कि शायद ये कोई टूल रूम होगा, इसलिए वो उसे देखने जाने लगा। लेकिन जिम ने जोर से उससे चीख कर कहा कि रुको, दरवाजा मत खोलना। खैर अब एक दिन से ज्यादा का वक्त इन लोगों को अदान के साथ हो गया था, तो ये भी समझ गए थे कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। अब वो सोते हुए सेफ हाउस में भी नहीं जाते थे, लेकिन न जाने क्यों जिम ने सोते वक्त अपने आप को हथकड़ी से बांध लिया। सुबह अदान की आंख किसी के पैरों से उठती है और जब उठकर देखा तो पाया कि जिम बाहर गश्त पर गया हुआ है। वो उसी पुराने टैप की तरफ जाता है जहाँ कल ज़ोंबी फंसा था। इसने अभी तक उसे हटाया नहीं था। अब इतने में ही पीछे से अदान भी आ जाता है और उसे लगता है कि ट्रैप में फंसा वो ज़ोंबी शायद जिम की माँ है और वो उसे इसे तकलीफ से आज़ाद करने ही वाला था, लेकिन जिम ने उस पर गन तान कर उसे रोक दिया। अब अदान गुस्से में वापस लौट आता है और उसे टूल रूम को खोल देता है, जिसे खोलने से जिम ने इसे मना किया था। अंदर एक पुराना सा बिस्तर हो रखा था और दीवार पर नाखूनों के निशान। उसे समझते देर नहीं लगी कि यहाँ पर किसी ज़ोंबी को बंदी बनाकर रखा गया होगा। ये देखकर उसका दिमाग थोड़ा शक में चला गया। तभी उसे बाहर से किसी कार की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर कुछ नए सर्वाइवर्स आए हुए थे, लेकिन उनके हाव भाव ठीक नहीं थे। इनके हाथ में हथियार थे और बंगले के चारों ओर घूम रहे थे। अब क्योंकि अदान के पास तो कोई हथियार नहीं था, तो वो कुछ कर भी नहीं पाया। वहीं जिम पहाड़ से लौट रहा था और उसने अपनी आंखों से ये सब देखा। दूसरी मंजिल पर जिम की बहन खड़ी थी और वो हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी। और जैसे ही ये लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे और ये देखकर जिम भी खुश होता है। अब बाकी सबको लगता है कि सभी घर की खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, तो इसलिए वो अपनी गाड़ी में बैठकर वापस लौट जाते हैं। और अब ये सब देखने के बाद जिम को अदान पर पूरा भरोसा हो गया था। ये उसका हथियार भी उसे लौटा देता है। अब अदान को लगने लगता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन उसे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी और रात होने पर उसे उसकी वाइफ भी दिखाई दी। और अब इसीलिए सुबह में अदान एक फैसला करता है, जो कि ये होता है कि अब वो अपनी वाइफ को ढूंढने इन दोनों भाई बहन को साथ लेकर ही निकलेगा। इससे उसे अच्छा लगेगा और ये बच्चे सेफ भी रह सकेंगे। लेकिन जिम उसकी बात सुनकर तुरंत मना कर देता है। कहता है कि मुझे यहीं रुकना होगा, मेरी माँ यहीं पर आएगी। तभी यहाँ पर शोर सुनाई देने लगता है। कल जो लुटेरे यहाँ से भाग गए थे, अब वो और आदमियों को लेकर लौटे थे और वो बाहर खड़ी जिम की बहन को पकड़ लेते हैं। अब इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी कुछ दूरी से गोलियों की आवाज आती है और दो लुटेरे वहीं पर शूट कर दिए गए। आदान जल्दी से आगे जाकर जिम की बहन को बचा लेता है और ये गोली चलाने वाली और कोई नहीं बल्कि जिम की मोम थी, जो कि एक सीक्रेट एजेंट थी। लेकिन इस बीच आदान के सीने में भी गोली लग चुकी थी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है और काफी दिनों के बाद होश आने पर वो खुद को एक बेड पर पाता है। उसका जख्म भर चुका था, लेकिन वो रस्सी से बंधा हुआ था। आदान जब धीरे से घर के अंदर जाता है तो जिम की मोम लीना उसे सब कुछ बताने लगी। वो बताती है कि जिन लोगों को भी ये इन्फेक्शन हो जाता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और इसके बाद उनमें तलब रहती है सिर्फ खाने की, खून की। लेकिन इन लोगों के बीच कुछ खास तरह के इन्फेक्टेड भी होते हैं। उनका दिमाग पूरी तरह से नॉर्मल होता है, साथ ही उन्हें ज़ोंबीज़ वाली पावर्स भी मिल जाती हैं। वो किसी भी चोट या बीमारी से बहुत ही जल्द ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनमें कमी भी होती है। अगर उन्हें गहरी चोट लगे या उन पर कोई हमला हो तो वो फिर से पागल हो जाते हैं। इसके बाद वो बाकी ज़ोंबियों जैसा ही रिएक्ट करते हैं और अदान ये बात सुनकर हैरान रह गया। वो कहता है कि क्या मैं भी उस तरह का बन गया हूँ? लीना ने हाँ में सिर हिलाया। क्योंकि जिस दिन तुम्हें गोली लगी थी तुम्हें उस दिन ही मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम एक दिन के लिए पागल हो गए और अगले दिन ठीक हो गए थे। ये बात सुनकर अदान काफी हैरान हो जाता है। लेकिन लीना आगे एक और बात बताती है कि मेरा बेटा जिम भी तुम्हारी ही तरह एक खास तरह का ज़ोंबी है। दरअसल मूवी की शुरुआत में वो जो कपल मारे गए थे उन्हें जिम ने ही मारा था, क्योंकि वो अपने आप को कभी भी क्रेजी मोड में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। और दोस्तों यही वजह थी कि जिम हर रात सोने से पहले खुद को हथकड़ी बांधा करता था। आदान लीना से पूछता है कि क्या क्रेजी मोड का पता पहले से ही पता नहीं लग सकता, जिस पर लीना बताती है कि जिम का जो कुत्ता है वो एक खास ट्रेनिंग से गुजरा है। वो जिम की बॉडी से निकलने वाली स्मेल से समझ जाता है कि कब वो क्रेजी ज़ोंबी बनने वाला है। इसके बाद आदान लीना को उस रूम में ले जाता है जहाँ पर दीवारें नाखूनों से खुरची हुई थी
पता लगा कि यहाँ पर जिम को उसके क्रेजी मोड के दौरान बंद किया जाता था और इसी दौरान इन्हें बहुत सारी कारों की आवाजें आती हैं। यहाँ पर एक मिलिट्री वाला अपने कुछ लोगों के साथ आता है और ये लीना को पहले से जानता था। दरअसल इसकी बेटी एक लड़के को लेकर भाग गई थी, जिसके चलते ये काफी परेशान था और उसे ढूंढने के लिए ही ये निकला था। लीना उससे कहती है कि चिंता मत करो, अगर वो मुझे दिखेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जिसके बाद वो आदमी अपनी टीम को लेकर यहाँ से चला गया। आधार रात में लीना से पूछ लेता है कि आखिर ये बंगला किसने बनाया, जिस पर वो बताती है कि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को पहले से पता था कि एक ज़ोंबी वायरस फैलने वाला है, इसलिए देश भर के सुनसान इलाकों में ऐसे ही कई सारे घर बनाकर पहले ही तैयार कर दिए गए और ये घर बहुत ही ज्यादा हाईली सिक्योरिटी के साथ बनाए गए। आदान को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें ये जानकारी नॉर्मल लोगों को भी पहले ही बता देनी चाहिए थी, शायद इससे बहुत सारे मासूम लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन लीना भी बेचारी मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है। दरअसल जिम और उसकी बहन को पैदा होने के साथ ही दिल की बीमारी थी और उनके फादर एक बायो साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही इस ज़ोंबी वायरस की खोज की थी। जब उन्हें ये पता लगा कि उनका बेटा 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा तो उन्होंने एक डरावना फैसला लिया। उन्होंने ज़ोंबी वायरस को जिम के शरीर में इंजेक्ट कर दिया, जिसके बाद से ही जिम एक खास तरह का ज़ोंबी बन गया। लेकिन जब जिम पहली बार क्रेजी मोड में गया तो सबसे पहले उसने अपने फादर को ही काटा। वो खुद को नहीं बचा पाए और धीरे धीरे एक नॉर्मल ज़ोंबी में बदल गए, जिसके बाद मुझे ही अपने हस्बैंड को मारना पड़ा। और ये बात सुनकर आदान अंदर से हिल गया। उसकी नज़र में लीना के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक माँ जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर हाल में सब कुछ कर रही है। अब लीना की फैमिली को भी आदान पर पूरा भरोसा था। अब एक दिन जिम का कुत्ता अचानक से भौंकने लगता है। लीना समझ गई कि जिम की तबीयत फिर से बिगड़ने वाली है, इसलिए उसने जिम को उस रूम में जाकर बंद कर दिया और कुछ वक्त के बाद अंदर से खौफनाक चीखें आने लगी। ये देखकर लीना बहुत रोती है, लेकिन बावजूद इसके दरवाजे के बाहर बैठी रही, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। खैर अब इसके बाद आदान लीना के पास आकर उससे कहता है तुम आराम कर लो, मैं पहरा देता हूँ। लेकिन इसी बीच लीना की जो बेटी थी वो बाहर बर्फ में खेलते खेलते बेहोश हो जाती है, जिससे लीना समझ गई कि उसकी बेटी की दिल की बीमारी फिर से उभरने लगी है। अब इनके पास कोई ठीक इलाज तो नहीं था, इसीलिए आदान ने फिर से इन्हें सजेशन दिया कि इसे भी वही ज़ोंबी वाला वायरस इंजेक्ट कर दिया जाए, शायद इससे इसकी जान बच जाए। लेकिन लीना साफ इनकार कर देती है। वो उससे कहती है कि देखो जिम का बच जाना 1 लाख में सिर्फ एक केस होता है और मेरी बेटी ने पहले ही बहुत कुछ झेला है और अब कुछ ना करने की वजह से बेचारी उस मासूम लड़की की जान चली गई। और इसके बाद भी आदान अपना सामान पैक करके अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए जाने लगा। हालांकि लीना और जिम उससे यहीं पर रुकने को कहते हैं, लेकिन अभी से भी अपनी वाइफ को हर हाल में ढूंढना ही था, इसलिए वो निकल पड़ा। और अब इनके घर से एक साथ 2 लोग खाली हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ उस आर्मी वाले आदमी और उसके साथियों ने जैक ने जो कार छिपाई थी उसे ढूंढ लिया। दरअसल जैक ही वो आदमी था जो कि इस आदमी की बेटी को भगा कर लाया था, जो लड़की हमें मूवी की शुरुआत में दिखी थी। इसलिए वो आदमी और उसके सभी साथी लीना के घर में ही छानबीन करने का फैसला करते हैं। इसी बीच तेज कदमों की आवाज से आदान की भी आंख खुल जाती है, जो कि बर्फ में सो रहा था। उसने बर्फ पर बहुत सारे आदमियों के पैरों के निशान और साथ ही टायर्स के निशान भी देखे, जो कि सीधे लीना के घर की तरफ जा रहे थे। ये देखकर आदान बहुत परेशान हो उठा, इसलिए वो तेजी से उसके घर की तरफ जाने लगा और वो दूर से देखता है कि अब लीना का पूरा घर इस कार्सन नाम के आदमी के कब्जे में था। अब कार्सन लीना पर उसकी बेटी को छिपाने का आरोप लगाने लगा, क्योंकि उसके आदमियों को उसकी बेटी की एक छोटी सी निशानी यहाँ पर पड़ी मिल जाती है। लेकिन लीना कुछ नहीं जानती थी, तो वो कोई जवाब भी नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ आदान कार्सन के आदमियों से छिपते हुए घर के अंदर चला गया। उसे किचन में छिपा लीना का बेटा भी मिल जाता है और यहाँ पर आदमियों को गिनकर वो अपना हथियार निकालता है। इसके बाद वो कार्सन के सभी सैनिकों को अंधेरे में छिपकर एक एक करके मारता गया। लेकिन जब वो मेन हॉल में पहुंचता है तो कई सारी गन उस पर पॉइंट हो जाती है। लेकिन आदान की अगली चाल सभी को हैरान कर देती है। वो अपने ही गले पर चाकू चला देता है। आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अबे क्या कर रहा है ये, लेकिन लीना जानती थी कि उसने क्या किया है। वो अपने बेटे जिम को लेकर चुपचाप यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद आदान एक खूंखार दैत्य में बदल जाता है। अब उसमें बेइंतहा ताकत आ गई थी और एक एक करके वो कार्सन के सभी आदमियों को खत्म कर देता है। लेकिन इस बार लीना ने उसे पहले से ही बांध कर नहीं रखा था, तो अपने बेटे को लेकर वो यहाँ से भागने लगी। लेकिन आदान की तेज दहाड़ बाकी के सारे ज़ोंबीज
चीज को अपनी ओर खींच लाती है। और अगली सुबह जब अदान को होश आता है तो बंगले के चारों तरफ काफी तबाही मची हुई थी। उसे टेबल पर लीना का लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि हम दोनों उत्तर की ओर जा रहे हैं और किस्मत ने चाहा तो हम वहां पर जरूर मिलेंगे। इसके बाद अदान मुस्कुराते हुए जिम की बहन की सबसे प्यारी गुड़िया उठाता है और इसके बाद वो भी उत्तर की तरफ चल दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में।